अभी अभी की ताजा खबर। वो समय जो है अब आ गया है। मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सभी अर्पित श्रीमान आपको चंद सुबासित फूल, अर्पित श्रीमान आपको चंद सुबासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। आप ही आप हैं, आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका कोई और न छोड़, अनुपम यश है आपका कोई और न छोड़। सदा न कोयल बोलती, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ऐसे तिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल। स्वागतम आपका कर रहा, स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ, आप आए यहाँ आपको सत सत नमन, आप आए यहाँ आपको सत सत नमन। समस्त सचिवालय कर्मचारी कि जितने भी हमारे सदस्य हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सभी आपका यहाँ आने पर जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैं स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह बॉबी को मंच पर बुलाऊं, मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ उप प्रधान श्री चानन मेहता जी से कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में चंद शब्द कहें। श्री चानन मेहता जी। सभी को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज श्री अनुरुद्ध सिंह जी, माननीय संसदीय सचिव श्री अवस्थी जी, माननीय विधायक श्री सुरेश जी, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकारी अधिकारी श्री गोपाल शर्मा जी, सचिवालय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव श्री सुरजीत राठौर जी, अन्य अधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रधान श्री भूपेंद्र बॉबी जी, सचिवालय के अन्य कर्मचारी संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए सभी पत्रकार बंधु तथा कर्मचारी साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। इसी उपलक्ष्य में सचिवालय के प्रांगण में आज माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में इस सम्मान सभा का आयोजन किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा उनके साथ आए सभी गणमान्य जनों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके राजनीतिक जीवन का सफर बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने तथा जीवन में एक लंबे संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री के रूप में आपको इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। आपके राजनीतिक जीवन की इस नई पारी के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। राजनीति में रहते हुए समाज सेवा, दृढ़ इच्छा शक्ति, सादगी और ईमानदारी आपकी पहचान रही है। समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित और बेसहारा लोगों की वेदना और पीड़ा को आपने समझा है और उसको दूर करने का प्रयास किया है। प्रदेश के कर्मचारियों की भावना और संवेदनाओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में आपने सबसे पहले इस बात को उठाया कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए।
कर्मचारियों का ये सपना साकार होने जा रहा है, जिसके लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी सदैव आपके आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में खुशियों का माहौल है। प्रदेश की जनता को नई सरकार से नई आशाएं हैं, नई अपेक्षाएं हैं। चुनौतियां बहुत हैं। प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूर्ण आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कुशल नेतृत्व से, अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से इन सभी चुनौतियों को पार करके प्रदेश में विकास को एक नई दिशा देंगे। किसी भी प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए उस प्रदेश के लोगों की कड़ी मेहनत के साथ साथ शासन और प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सचिवालय कर्मचारी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। प्रदेश सरकार द्वारा जो भी नीतियां निर्धारित की जाती हैं, उन नीतियों को बनाने में, उन नीतियों को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने में तथा उन नीतियों को क्रियान्वित करने में सचिवालय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। सचिवालय कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम जानते हैं पूरे प्रदेश की जनता के सरोकार इस सचिवालय से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे लिए ये सचिवालय कंक्रीट से बनी हुई इस इमारत का नाम नहीं है। सचिवालय नाम है, इसमें मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करने वाले कर्मचारियों का, अधिकारियों का सचिवालय नाम है। इस प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का, जहां से उनके लिए कल्याणकारी नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं। इस सर्वोच्च संस्था के नाम के बनाने में वर्षों लगे हैं। ये नाम इसी प्रकार से बना रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपके नेतृत्व में बनी सरकार प्रदेश की जनता के लिए नई योजनाएं, नए कार्यक्रम लेकर आई है। प्रदेश के आम जनमानस को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस प्रदेश के विकास के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में यह प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम अंकित करके यह प्रदेश परम वैभव की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल। धन्यवाद मेहता जी। मेहता जी ने अपने विचार रखे। मेहता जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीन दुखियों के लिए शुरू से ही जो है मतलब कार्य करते आए हैं। इसका उदाहरण हम सभी लोगों ने देख लिया कि जैसे ही सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते ही सुखाश्रय का जो है एक गठन किया कि जितने भी दीन दुखी पीड़ित बेसहारा लोग हैं उनको जो वहां पर जो है उसकी सुविधा मिल सके, जिनका कोई नहीं है उनको जो है सहारा मिल सके। यही मुख्यमंत्री की एक बड़ी सोच है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के जुझारू प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह जी को कि मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में अपने चंद शब्द कहें। भूपेंद्र सिंह। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह जी सुक्खू जी, उनके साथ विराजमान उनके नवरत्नों में से एक माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी, माननीय चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री संजय अवस्थी जी, माननीय विधायक भोरंज श्री सुरेश जी, हमारे ही सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ओएसडी लगे श्री गोपाल शर्मा जी, इस महासंघ के 5 जो सदस्य संगठन है, सभी के प्रधान और अन्य पदाधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश सचिवालय से जुड़े एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट गवर्नर सेक्रेटेरिएट, लोकायुक्ता, एस्टेट ऑफिस,
से आए हुए मेरे कर्मचारी साथी, प्रदेश सचिवालय में स्थित हमारे जो बैंक्स के मैनेजर्स, कर्मचारीगण, यहां पर उपस्थित पुलिस के हमारे अधिकारी एवं कर्मचारीगण, होमगार्ड के मेरे साथी और सचिवालय के मेरी महिला एवं पुरुष जो सहकर्मी, आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सचिवालय के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संविधान के 3 स्तंभों में से एक, जैसा कि आपको विदित है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका को कहा जाता है और कार्यपालिका के जो मुखिया होते हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ और प्रदेश में विराजमान एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और अन्य सचिवालय स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ इस कार्यपालिका की सर्वोच्च संस्था, जिसको कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय का नाम दिया जाता है, वहां पर कार्य करते हैं। जैसा कि मेरे साथी भाई ने कहा कि महोदय, आप परम आदरणीय है, आप माननीय है, ये सारे शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए उसके पद से जुड़े हुए हैं, परंतु सबसे बड़ी बात, आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक हैं जो कि पूरे प्रदेश के सुखुबाई हैं। क्या है भाइयों? क्या है भाइयों? क्या है भाइयों? आपको जानकारी है, अपने जो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी नेता, कोई भी हमारे राष्ट्र आंदोलन हुए हैं, उसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत कम के साथ जो हमारी पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो जुड़े हैं। आपको याद होगा या आपको आत्मसात है, बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो एकदम से एक चेहरा सामने आ जाता है श्री महात्मा गांधी जी का। चाचा कहा जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है, एकदम से आपके जहन में एक व्यक्तित्व का जो चेहरा और नाम याद आ जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। छोटा मुंह बड़ी बात रहेगी भूपेंद्र सिंह बॉबी के मुंह से और सचिवालय की इस प्राचीर से, वह दिन दूर नहीं है। आज तो आप राज्यभाई हैं, परंतु जैसा आगाज आपने किया है, आप निसंदेह राष्ट्रभाई के रूप में जाने जाएंगे। आपने जो कहावतें हैं, किसी टाइम सुनते थे, किसी शायर या शेर को सुनते थे, कोई गजलें सुनते थे, कोई कहावतें, कोई लोकोक्तियां सुनी जाती थी, आपने उनको महोदय सार्थक किया है। हमें लगता था कि नहीं, किसी को आह्वान, किसी को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ये चीजें बोली जाती हैं, परंतु आपको देखकर लगता है कि ये जो शब्द जो है, ये आप जैसे चंद लोगों के लिए कहे गए हैं। सुना था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और माननीय सुखविंदर जी सुखू, इन्होंने 1984 में अपने राजनीतिक स्टूडेंट जो राजनीति है उसकी शुरुआत की थी, और बड़े ही अचंभित होने वाला विषय है, जिस सचिवालय में ये सचिवालय के मुखिया बन के आए हैं, इसी छोटा शिमला के आसपास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला होता था, ये उसके स्टूडेंट रहे हैं। यही संजौली में गवर्नमेंट आजकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली है, ये वहां पर भी स्टूडेंट रहे हैं। और इसी शिमला में समर हिल में इन्होंने जो मेन एनएसयूआई, वैसे तो एनएसयूआई की शुरुआत संजौली कॉलेज के दिनों में से ही शुरू हो गई थी, परंतु जो इन्होंने उसको निखारा और उसको आगे जो अपना बेस बनाया वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से शुरू हुआ।
और ये वो व्यक्ति हैं जो 8 किलोमीटर के विसिनिटी में अपने विभिन्न स्तरों, विभिन्न संगठनों में अपने लीडरशिप की प्रतिभा को फैलाते हुए आज इसी प्रदेश सचिवालय में एक मुखिया के रूप में आए हैं। हम गौरव से अभिभूत हैं इस विषय के लिए। महोदय, आपके चेहरे पे ये जो मुस्कान है, आपके चेहरे की ये जो मुस्कान है, वही तो हमारे दिलों की जान है और आप ही हमारे इस राज्य की शान। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिसे ऐसा बनाया है वही हमारे इस वेलकम सभा में आए हैं। महोदय, पूरी प्रदेश की जनता या पूरे कर्मचारी साथी जानते हैं कि आपने इनके दुखों को, इनके जड़ों को, इनकी समस्याओं के जड़ को छुआ है। और जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ थी 2003 के बाद ओपीएस की जड़ थी। आपने कर्मचारी के उस जड़ को छुआ है और आपने जो जड़ों में जो कीड़े पड़े थे, आपने उनको भी उखाड़ के फेंका है। जैसे ही आप आए थे, आपने कमीशन को सस्पेंड किया, तो आप जड़ों को मजबूत करना भी जानते हैं। आप जड़ों में जो कीड़े लगे हैं उनको भी उखाड़ फेंकना जानते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति, लोग पढ़कर कर्मचारियों के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका जब जन्म हुआ था, आपको पता था कि आपके परिवार में ही एक कर्मचारी, एचआरटीसी के बहुत धुरंधर कर्मचारी, वो आपके पिताजी के रूप में उपस्थित थे। आपने बाल्यकाल से ही कर्मचारियों की आपने फैसिलिटीज भी देखी और आपने मुसीबतें भी देखी और आपने ये देखा कि दूर के डोल सही में सुहावने होते हैं। कर्मचारी सिर्फ दूर से वेल सूटेड बूटेड नजर आता है, परंतु अगर कोई उसके दिलों में जाके तो कर्मचारी अपना जो गोल्डन पीरियड है, जो कि 18 साल की उम्र से शुरू होता है, अपना गोल्डन पीरियड अपनी सरकारी सेवा में दे देता है। वो चाहे फिर सचिवालय में अपने पोस्टिंग ले, विधानसभा में पोस्टिंग ले, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टिंग ले, विश्वविद्यालय में पोस्टिंग ले, फील्ड के किसी डायरेक्टरेट में पोस्टिंग ले, दूर दराज के किसी इलाके में पोस्टिंग ले, और जाता कब है? आइदर रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर इज अर्लियर। आपको जानकारी है कि कर्मचारी अपना पीक जो पीरियड है वो अपने जो कर्मचारियों से रिगार्डिंग जो दायित्व होते हैं उसको पूरा करने में लगा देता है। तो कई विडंबनाएं आती हैं कि जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में उनकी उपेक्षाएं भी की जाती है, परंतु आपने समझा क्योंकि आपने ऐसे कर्मचारी की पीड़ा को झेला है। आप एक व्यवसायी के रूप में भी आप व्यवसायी की पीड़ा को भी जानते हैं, क्योंकि आपके ही कुछ एक मैं इंटरव्यू देख रहा था तो यहीं पर ही छोटे शिमला में भी कहा जाता है कि हमारे सुखू भाई जी वो ऐसे क्या कहते हैं ईमानदार थे या कर्मठ थे, इन्होंने दूध भी बेचा है। किसान भगवान है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, और स्टूडेंट राजनीति तो इनकी रही है। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको कि इन्होंने पढ़कर जिया हो? इन्होंने पढ़कर नहीं जिया है, इन्होंने उसको भोगा है। और यही वजह है कि ओपीएस के रूप में हमारी खुशकिस्मती है सचिवालय कर्मियों की कि ओपीएस के रूप में शायद कल ही पहले कैबिनेट में ये जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत समय से, लगभग 18 साल से जो अपेक्षित था, वो राइट आप दिलवाएंगे। और इस चीज के लिए आप जोरदार तालियों के हकदार हैं। कई बार एक प्रधान के रूप में महोदय, एक प्रधान के रूप में प्रधान होना भी गौरवान्वित करता है। आप लोगों को बहुत कम को जानकारी होगी कि सुखू बाई के अलावा अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इनके जो निकटतम जो सहयोगी है वो प्रधान जी नाम से भी बुलाते हैं।
तो थोड़े दिल के लिए ही सही, थोड़े टाइम के लिए ही सही, एक तसल्ली होती है कि प्रधान पद जो है हमारे साथ भी जुड़ा है, और ये गुडविल जो है आपकी, उसकी अगर हम किंचित मात्र और आपका जो कैलिबर है उसका रत्ती भर भी हम उसको फॉलो कर लें तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। महोदय, मुझे जानकारी है कि मैं आप तथा यहाँ उपस्थित हमारे कर्मचारी जन समुदाय के बीच में एक बाधा बन रहा हूं, परंतु मन लालची हो गया है। महोदय, ब्रॉकहस्ट में रहता हूं मैं, और मुझे जब बताया गया था कि बॉबी आप टाइप 3 ब्रॉकहस्ट में जिस फ्लोर में रहते हैं उससे नीचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सेट नंबर 24 टाइप 2 ब्रॉकहस्ट में रहा करते थे। 26, और ये ऋतुराज जी हैं यहाँ पर, इनके पड़ोसी रहे हुए हैं। तो इससे मुझे किस बात की जानकारी मिली? आज तक सोचता था भूपेंद्र सिंह बॉबी हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोडू कंस्टिट्यूएंसी का एक सुदूर ग्राम पंचायत का एक लड़के के रूप में आया था, और पता नहीं कैसे प्रधान बन गया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत धुरंधर मेरे सहयोगी कर्मचारी अधिकारी साथी हैं। तो अब मुझे इस बात का जवाब मिला है कि जिस कॉलोनी से एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो कम से कम प्रधान और चेयरमैन तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय का बन नहीं सकता था। महोदय, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु आपको इतना जरूर बताऊंगा कि पीक मोमेंट्स में सचिवालय कर्मी एक अनसंग हीरो रहता है। कोविड-19 अपने पीक पे था। 24 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था। हमारे जो मीडिया के बंधुवर, ये कोरोना वॉरियर्स थे, थ्रू आउट स्टेट, थ्रू आउट कंट्री थे। हमारे पुलिस के जवान, ये तो मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया। मेडिकल के हमारे जो हैं उन्होंने मल्टीपर्पज के रूप में काम किया, और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि हमारे जो बैंकिंग क्षेत्र के हैं, इन्होंने भी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। परंतु ये जो अनसंग हीरो है, ये जो अनसंग जो हीरो सचिवालय के हैं, हमारी तारीफ कभी नहीं हुई, और ना ही हम चाहते हैं। आपकी जानकारी में हम लाए कि उस टाइम जो स्टेट लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल मैनेज अगर कहीं से हो रहा था तो प्रदेश के सचिवालय से हो रहा था, और प्रदेश सचिवालय से ही जो हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी 2-2.5 हजार कर्मचारी है, हर दिन 150 कर्मचारी रोटेशन बेसिस पे उस पीक कोविड में भी राउंड द क्लॉक जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ये हम जो सेक्रेटेरिएट अधिकारी और कर्मचारी है, ये हमारी एक बात रहती है कि हम परफॉर्म करते हैं, परंतु वापसी में किसी कुछ आस नहीं रखते हैं। हमारी तो हमेशा से ही एक इच्छा रही है और इच्छा शक्ति रही है कि कभी भी प्रदेश सचिवालय का नाम, प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का नाम, प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का नाम हमेशा ईमानदारी के लिए जाना जाए, हमेशा सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाए, और हमेशा अपने कर्तव्य के पालन के लिए जाना जाए। मैं एक बार पुनः आप और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में ज्यादा दीवार नहीं बनूंगा। एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और समस्त सचिवालय स्टाफ की तरफ से ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा परफॉर्मेंस आज तक हमारा रहा है, राइट फ्रॉम दी गेटिंग द स्टेटहुडनेस ऑफ दिस स्टेट, आगे भी आपके रहनुमाई में हम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे और राउंड द क्लॉक अपना परफॉर्मेंस देंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। ये थे हमारे प्रधान भूपेंद्र सिंह बॉबी जी, जिन्होंने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी सारी बातों के बारे में बताया। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो जीवन शुरुआती दौर जो है हमारे ही छोटा शिमला के आसपास ही गुजरा है, और इनके पिताजी भी जो है वो सरकारी कर्मचारी थे और सचिवालय में ही कार्यरत थे। तो हमारे को पूर्ण उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जो कर्मचारियों की जो भी मांगे होंगी वो बिन मांगे ही मानी जाएंगी। मेरा अपना ये विश्वास है। महक उठा ये घर आंगन, महक उठा ये घर आंगन,
जब से आप पधारे हैं, जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है, ऐसा एहसास होता है, जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। बड़ी बेसब्री से सचिवालय के कर्मचारी आपका इंतजार सुनने के लिए कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो मंच पर आए और सचिवालय के कर्मचारी साथियों को अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सम्मानित हमारे साथ बैठे ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी, सम्मानित हमारे मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी, भोरन से हमारे विधायक सुरेश कुमार जी, सम्मानित सचिवालय के प्रधान भूपिंदर सिंह बॉबी जी, जैसे मेरा नाम सुखविंदर सिंह था तो सुखू लग गया, आपके नाम के आगे भी बॉबी। चानन मेहता जी, महेश कुमार जी, गोपाल जी, प्रहलाद जी, चमन जी, रविंदर सिंह मिया जी, सभी सम्मानित सचिवालय के मेरे परिवार के सदस्य, पूरा हिमाचल प्रदेश मेरा परिवार है और मेरा घर सचिवालय है। मैं जब आपकी बात सुन रहा था तो बहुत अच्छे वक्ता थे। गीता जी खड़ी है, मधु जी खड़े हैं, ललित जी खड़े हैं, उमेश सिंघा, पीछे भी हमारे काफी लोग खड़े हैं। ये मेरा बचपन जानते हैं और बचपन में जिस जगह मैं रहता था वहां सचिवालय के प्रधान जी ब्रॉकस्ट में रहते थे और टैब 2 सेट नंबर 26 मेरा घर हुआ करता था। तो हम मधु जी भी वहां बचपन से रहना, तो ब्रॉकस्ट में ही छोटे समय में जब मुझे लीडर कहा जाता था, गोपाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई है, OSD है, ये भी हमारे बारे में पूरा जानते हैं, तो लीडर कहते थे छोटे छोटे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए आपके साथ अपने आप को शामिल करना चाहता हूं, इस सचिवालय का मैं काउंसलर रहा हूं, यानी कि राजभवन से लेकर विकास नगर तक का मैं पार्षद रहा हूं। और पार्षद रहने से पहले कई साथी मेरे यहाँ अंडर सेक्रेटरी बने हैं, कई SO है, कई कुछ है, वो मुझे सब जानते हैं। तो मेरी जो शिक्षा हुई, जब मैं अपने घर में हूं तो अपने घर के सदस्यों से बात कर रहा हूं, तो वो हाई स्कूल था, कुसुमटी स्कूल था, उसमें से गोपाल जी भी वहीं पढ़े, IAS बने, मधु जी भी बोर्ड पर पढ़ी। तो मैं वहां से अपना जीवन स्टार्ट किया। 1977 में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक सचिव हड़ताल हुई, पूरे स्कूल बंद हो गए, तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हम भी उस हड़ताल में शामिल हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में PUC की क्लास थी। अब जब 10th के पेपर देते थे तो माता जी कहते थे कि काम करो, उसमें एक रिवाज था, अब 75-80 की बात है, नौकरी करो। तो कईयों को मेरे राजनीतिक जीवन के साथ मेरे और व्यक्तिगत जीवन का भी नहीं पता होगा, खासकर पत्रकार बंधुओं को। तो अभी ब्रॉकस्ट में एक इंक्वायरी है PWD की, टाई 4 के नीचे को, उस इंक्वायरी में मैं सुपरवाइजर लग गया। क्या लग गया? सुपरवाइजर। तो उसमें हमें दिहाड़ी क्या मिलती थी? 6.25 रुपए। तो 180 रुपए महीने के मिलने। तो हमने सब लड़कों ने जाकर, उसमें रिटे सिनेमा होता था, 1 रुपए 70 पैसे की टिकट होती थी, सिनेमा देखते थे। 3 महीने नौकरी लगने के बाद फिर PUC में आ गए। PUC में आने के बाद हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ CR का इलेक्शन लड़ा। अब मेरा काम मेरे स्वभाव में था
तो कॉलेज में डे कॉलेज में था, तो मैंने सोचा कि अब इतने पैसे उस समय मिलते भी नहीं थे, तो मैंने एक शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाटर कंप्लेंट की नौकरी की। उसमें क्या होता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपने पानी की शिकायतें आती थी, मेरे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ है पानी नहीं आ रहा, उसमें पानी की बड़ी समस्या होती थी। और शाम को 6 से 9 बजे फिर होती थी, तो वो लेके हमें पैसे मिलते थे और हम अपना खर्चा चलाते थे। ये जीवन में हमारे स्वभाव में था। पीयूसी की इनके एमएससी की फीस भी मैंने भरी है, तो समय के थे। तो मैं काम करता था और सीआर बना पीयूसी में, उसमें पीयूसी होती थी +1 स्टार था। फर्स्ट ईयर में भी सीआर बना और सेकंड ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का जनरल सेक्रेटरी बना। एक ही कॉलेज हुआ करता था जहां ठियोग से, चौपाल से, सब करसोग से, सब जगह से बच्चे आते थे और हम सब लोग, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी बना। फिर मैं प्रेसिडेंट बना कॉलेज का। जो कमिश्नर थे अभी हमारे लॉ जोगिंदर चौहान जी, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मैं यहाँ प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक दूध की एजेंसी हमें मिली, हम उसमें दूध भी बेचने लगे सुबह, और उसी समय मुझे कांग्रेस पार्टी के स्टेट का एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बना। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में लॉ में जब मेरी एडमिशन हुई तो डीआर बना। मैं डीआर होता है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अगली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा तो चुनाव हार गए प्रेसिडेंट का। ये हमारे रणधीर शर्मा जी अभी बिलासपुर से एमएलए बने, ये भी हार गए। हम दोनों इकट्ठे ही लड़े। वहां एसएफआई कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। तो उस समय 92-93 की बात है, काउंसलर के चुनाव आ गए। काउंसलर के चुनाव से पहले एक बड़ी विचित्र बात हुई कि 85-86 में कारपोरेशन शुरू हुई। हमने यहाँ छोटा शिमला से एक इंडिपेंडेंट खड़ा किया, यशपाल गुप्ता जी को, और जो पुराने साथी यहाँ खड़े हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया और मेयर का यहाँ हम चुनाव जीते। फिर मैं खुद काउंसलर का चुनाव लड़ा और मैं काउंसलर छोटा शिमला से बना। तब ये सचिवालय यहाँ राजभवन से लेकर ये हमारा पिछला वाला रेस्ट हाउस से लेकर नीचे तक हुआ था, मजीठा हाउस, साधना घाटी, सारे नाम मुझे, विकास नगर, ये सब लोग आप लोग जानते हो। फिर मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा 98 में, मैं फिर काउंसलर का चुनाव लड़ा। 2003 में मुझे कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने का मौका मिला। उससे पहले मुझे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना और मेरा घर 50 साल यहीं से, छोटा शिमला से। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। तो सचिवालय मेरे घर की तरह है। सचिवालय में करने वाले कर्मचारी भी मेरे घर की तरह। मैं अपने जीवन काल के जिस भी मोड़ पर रहा, उसमें ऐसा होता था कि नौकरी की बड़ी बात होती थी। हमारी माता जी भी कहती थी नौकरी लग जाओ फटाफट, आप फटाफट अपनी नौकरी का इंतजाम कर दो, आपकी सरकार है। होता ना कि घर में नौकरी, मेरी बहन नौकरी सरकारी लगी, वो भी मेरा सब बड़े भाई एयरफोर्स में चले गए, तो मैं बेला रह गया। तो बोलते इसने कुछ नहीं करना है, माँ बाप को बोलते इसने कुछ नहीं करना है। तो काउंसलर बन के भी कुछ नहीं होता है। और जब मैं एमएलए बन गया तो मेरे उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एनएसयूआई का अध्यक्ष स्टेट का। फिर 10 साल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर 10 साल में एमएलए रहा। जब मैं एमएलए नहीं रहा तो इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका दिया और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। 2017 में मैं एमएलए बना और 40 साल बाद मुझे इस चुनावों में वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद 40 साल तक वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और मुझे ये मौका मिला और मैं एक आम परिवार से उठकर आज आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के तौर पर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यानी कि मन में अगर आपके भाव हो, दृढ़ संकल्प हो
और लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य प्राप्त करना। मैं कभी मंत्री नहीं रहा जिंदगी में, और 10 साल में काउंसलर रहा, उसमें बड़ी कमेटियां बनती थी, मैं कभी कमेटियों का सदस्य भी नहीं बनता था। उस समय भी मैं बोलता था मैंने नहीं बनना, बनाते थे मुझे, मैं नहीं रहा। पर मेरे मन में एक निश्चय था, स्वभाव में काम था, सेवा मेरे दिल में थी। तब हमको तो जब हमारा समय था तो लड़कियां बेचारी केली नहीं जाती थी, उनके साथ भेजा जाता था, एक लड़का जाए उनको ऊपर तक छोड़ाए। उस समय का समय बता रहा हूं ये। तो हमने निश्चय किया कि हमने राजनीतिक जीवन को अपनाना है। राजनीतिक जीवन का मकसद क्या था? पैसा कमाना नहीं था, सेवा भाव थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में आए। उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमारी पहुंच आम आदमी तक पहुंचे, हमारी पहुंच गरीब की आवाज को सुने, ये हमारी ताकत आपके माध्यम से होगी। 3 महीने के बाद जो बजट आएगा, आप पाएंगे कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन के दौर में समाज के जो वंचित वर्ग है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपने घर सचिवालय में नहीं आया। मैं कहां गया? मैं उन 6000 बच्चों को, जिनके मां नहीं है, बाप नहीं है, किस प्रकार की जिंदगी जीते, मैं उन्हें देखने गया। क्या पाया? उनसे सीखा कि वो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उनके भाव को सीखा। मैंने आके चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। बड़े भारी नियम, बड़े भारी कागज, कि ये कागज, वो कागज, ये कागज। मुझे बड़ा दुख हुआ। मकसद, उद्देश्य सेवा करने का। हमने सब कागज किए, और मैं सोशल वेलफेयर के अधिकारी, चाहे वो सुधा मैडम है या वो जो सोशल वेलफेयर के और अधिकारी थे, उनका साथ लिया, एक योजना बनाई। 2 साल में उनके जो रहने वाले घर होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा वैसे उनके कमरे होंगे। सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है। फिर बजट की बात आई, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। हमने कहा कुछ नहीं करना, आप 100 करोड़ रुपया इस कोष में रखिए। ये उन अनाथ बच्चे और एकल नारी और जो अपंग बच्चे, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का, 101 करोड़ रुपए का सुख सहायता कोष बनाया, आश्रय कोष। उसमें क्या फैसिलिटीज है? वो किसी भी स्कूल में जिस तरह अपना बच्चा पढ़ता है उस प्रकार की सुविधाएं हैं। और जब वो सर्दियों में एलटीसी में आप घूमने जाते हैं, उनको हमने तय कर दिया है कि उनको 3 स्टार में जाएंगे। जिस प्रकार अपने बच्चे को ट्रेन में 2nd क्लास में जाते हैं, बाई एयर जाएंगे, और हर साल 15 दिन वो अपने सुख के साथ वहां जाएंगे और उनके साथ जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जहां सरकार के पैसे की बात नहीं, और लोग भी उसमें दान कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली पे और सभी विधायकों को कहा कि 1-1 लाख रुपया अपनी इस पहली पे का इस पुण्य कार्य में करें। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको ये महसूस ना हो, हम भी तो अपने बच्चे पालते हैं, तो अपने बच्चों के बाद हम उनका कैसे ख्याल रखते हैं उस ढंग से। वो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, IIT में जाना चाहेंगे, MBBS के डॉक्टर बनेंगे, ट्यूशन बनेंगे, सब सरकार देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको ये महसूस ना हो कि उनका इस जीवन में कोई नहीं है, सरकार है। ये हमारा दृष्टिकोण है। आने वाले समय में ऐसी महिलाएं जो समाज में पिछड़ चुकी है, जो विधवा हो चुकी है, जो अपना जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, उनके लिए भी हम योजनाएं लेके आ रहे हैं। समाज का कौन सा वर्ग वंचित है, पहले उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं, और उनके लिए योजनाएं हम बजट में लेके आएंगे।
बजट का मैं खुलासा नहीं कर सकता, वो सचिवालय वालों को सब पता होता है, क्योंकि आपके सब अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी है। इसलिए हम हमारी सहजता और हमारे संवेदनशीलता उस समाज के उन वर्गों के लिए है जो गांव में रहते हैं। गांव की आर्थिक की स्थिति कैसे मजबूत हो, 90% से लेकर लोग हम गांव में रहने वाले लोग हैं। शिमला हमारा दूसरा घर है, धर्मशाला हमारा दूसरा घर होता है, पर हम गांव में जरूर रहते हैं, गांव की जड़ों से जरूर जुड़े होते हैं। गांव में हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम चाहते हैं कि गांव की आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे साधन बढ़ेंगे। हमने कहा कि गांव का किसान प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जाए, तो हमने पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक नीतिगत फैसला किया कि जो गांव में गाय पालने वाला है, गाय को छोड़ देते हैं, भैंस को छोड़ देते हैं, जब अपना मतलब निकल गया तो छोड़ दिया, पर उनको कैसे हम उनकी भी कैसी सेवा की जाए। हमने एक योजना लेके आ रहे हैं जो आने वाले समय में आपको प्रत्येक गांव का जो पशुपालक होगा, हम गाय का दूध, हमने गारंटी योजना के तहत कहा है कि 10 किलो हम गाय का दूध सरकार खरीदेगी। और रेट क्या देगी, हम फैट से नहीं रेट देंगे, हम 80 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध खरीदेंगे। अब बाजार में कितने का बिकेगा, वो तो 60 का ही बेचेंगे, लेकिन 80 रुपए क्यों देंगे। और भैंस का दूध हम 100 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, क्यों देंगे। हम हजारों करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज को लाने के लिए देते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते। मैंने पाया है, महसूस किया है, गांव की माताएं, गांव के हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो सुबह दूध दूधते हैं, फिर भी उनको सस्ता दूध बेचना पड़ता है। हमने कहा कि इनकी एक एश्योर्ड इनकम हो, परमानेंट इनकम हो। अगर 80 रुपए के हिसाब से हम 10 किलो दूध रोज सरकार खरीदती है, तो 800 रुपए का दूध एक दिन का होगा और महीने का 24,000 का होगा। और भैंस का दूध कितना होगा, 100 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए का 30,000 रुपए। जब 30,000 और 24,000 रुपया काम करने के बाद उस परिवार को मिलेगा, उसका जीवन भी अच्छा उज्जवल होगा और वो गाय भी पालेगा, भैंस भी पालेगा, नेचुरल खेती की तरफ भी जाएगा। तो हजारों करोड़ रुपया हमारा नेचुरल खेती की तरफ जाता है। कई लोगों को ये सपना लगता है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन करना भी जानते हैं और दायित्व निभाना भी जानते हैं। अब रही कल हमारी कैबिनेट बैठक, अब जो सीनियर है मेरे समय के, उनको तो सबको पेंशन मिलती है, जैसे गीता जी हो गई, मधु जी हो गई। जो बेचारे नए आए हैं, जिनके 2003 के बाद आए, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जिनको पेंशन मिलती है वो तो थोड़े से अकड़ में रहते हैं ना, कि हमें तो मिलनी है, हमें तो मिलनी है। लेकिन पेंशन कारण क्या था। अर्की में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, मैंने पहली बार कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में लाए। क्यों कहा, ये नहीं कि आपसे हमको वोट चाहिए था, ये नहीं कि आपसे हमको ये चाहिए था कि आप वोट डालेंगे, ये नहीं था मकसद। मकसद था सामाजिक सुरक्षा देना, स्वाभिमान देना। क्या था स्वाभिमान क्यों देना आपको, वो स्वाभिमान क्योंकि अब परिवार जो है जनरेशन चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले लड़की को छोड़ने के लिए लड़का जाता था, आजकल लड़कियां वगैरह इतने चले गए हैं कि जनरेशन चेंजेस आ गई है। तो आजकल बच्चे कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर आते नहीं है, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इकट्ठा पैसा होता है तो आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा सा घर बना लेते हैं और पैसा खर्च हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं रहता। सरकारी नौकरी, बड़े बड़े अफसर भी हमने देखे। हमने उस स्वाभिमान को कहां से पाया। मेरे माता जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, आजादी से पहले की है, पांचवी पढ़े हुए, पर अनुभवी है। और अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है।
तो जब भी हम जाते थे तो वो अपनी यहाँ से एक जेब होती थी, वहां से निकाल के हमें 500 रुपया दे देते थे। तो मैं पूछता था कि आपके पास, कहते मुझे आपके पिता द्वारा छोड़ी हुई पेंशन लगी। तो वो स्वाभिमान की बात थी। तो मैंने सोचा यार, जब मेरी मदर अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है, अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है, बेटियों पर निर्भर हो सकती है, वो अपने पास अपना पैसा रखती है, तो हम अपने उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हर सड़क पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, हर बिल्डिंग पर हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन में क्यों ना पाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई प्रकार के चर्चाएं होती रही कि पहली कैबिनेट में हमने कहा था, हम पर आरोप लगते रहे। मैंने पूरी तरह से समझा, पाया कि नहीं, कई अड़चने डालते हैं। आपको पता है अधिकारी कैसे होते हैं, नीचे से अड़चन होती है, पैसा ही नहीं है, ये नहीं आएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे। तो हमने भी तो पढ़ाई की है, अनुभव किया है, तो हमने भी अपना फार्मूला दिया और अंत में उस फार्मूले में हमें सफलता मिली। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका दायित्व होता है कि पैसा कैसे करें। इतना कर्जा ले लिया आपने 75,000 करोड़ का, सरकारी कर्मचारियों के आपके 5,000 करोड़ के एरिया तक नहीं दिए। हमारी कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करती है। तो उस दृष्टि से कि ये हम इनको मॉनिटरिंग बेनिफिट नहीं दे रहे, आपका स्वाभिमान दे रहे हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कल हम कैबिनेट में ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। जब अधिकारियों ने कहा जी 8,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास फंसा है, आप कैसे करोगे, मैंने कहा कि आप आगे 8,000 जाने दीजिए, आप आगे का रोकिए, पिछला रोक दीजिए। कहा कि फिर हमें साधन बनाने पड़ेंगे। मैं फैसला नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बोलना नहीं चाहता, 900 संस्थान खोले, अगर हम वो खोल देते पूरा प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती। 900 संस्थान ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं है, सीएससी खोल दी, आपके एक्शन के ऑफिस खोल दिए, उनको चलाने के लिए ही 5,000 करोड़ की जरूरत होती। मैंने बैट भी इन्होंने कम किया, फिर भी जनता ने उन्हें द्वारा वापस नहीं लाया। इसका मतलब है कि हिमाचल की जनता और हिमाचल की मतदाता बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है। हमने फैसला किया कि हम 3 रुपए, हमने पता किया उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में डीजल महंगा है और हिमाचल में बहुत सस्ता है। हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाने का फैसला किया। और एकदम आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूं कि कल से आपके पेंशन के ओल्ड पेंशन के पैसों का भी इंतजाम हमने कर दिया। अब जो रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी, और क्या मॉडलिटीज होनी है वो आप लोगों के साथ बैठ के सबको मिलेगी। और जो एरियर है उसके लिए अभी आपका समय लगेगा, तो अभी मैं मानता हूं, लेकिन आप सब चीज जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपने हमें 5 साल का मौका दिया, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि 3-4 साल में आप सब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने साधन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं। कड़े फैसले भी होंगे, कर्तव्य का पालन भी होगा, दायित्व भी निभाया जाएगा और आपसे मदद भी मांगी जाएगी। इसलिए सचिवालय मेरा घर है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। तो घर वाले जो लोग हैं वो हमें अच्छी इनपुट देंगे, तो मेरा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश की अच्छी सेवा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हिमाचल 75,000 करोड़ के कर्ज में 10 साल बाद
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्रदेश है। ऐसी नीतियां हम लेके आ रहे हैं। कोई आलोचना करे, हम ये सोचकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमने राजनीति को अपना सेवा का माध्यम न मानकर और दूसरा माध्यम मानना है। हम ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हिमाचल के 77 लाख लोगों की हर एक परिवार में जो बच्चा है उसकी भी कैसी सेवा की जाए और परिवार में सबको सुरक्षा का भाव हो। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर प्रदेश है। मैंने कई जगह गया हूं, कई यात्राएं की है, विदेश यात्राएं की है। मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर बड़ी बड़ी जगह जाने का मौका मिला और जब भी मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन करना चाहते हैं। हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने एनएचए वालों से पूछा, शिमला मटोर में छोटी छोटी चीजों से आपके काम रुके, छोटे छोटे 3-3 साल से। अगर हम इन रोडों को ही कम, शिमला से धर्मशाला ही हम डिस्टेंस शॉर्टर कर जाए तो आपका 500-700 रुपए का तो पेट्रोल ही बच जाएगा। ये छोटी छोटी जो कार्य आर्थिक का प्रणाली पिछली 5 साल में रही है उसको थोड़ा तीव्र गति प्रदान करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम फैसले लेंगे, अमेरिका जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वो सब लोग यहां के पड़े। 5 इंडस्ट्रीज में हम ओपन पॉलिसी लाने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम इन्वेस्टमेंट में पर नहीं विश्वास करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि प्रदेश में कम से कम इन्वेस्टमेंट आए और हमारे लोगों को वो पैसा मिले। जो पैसा हमारे पास आएगा वो आपका पैसा है, हम आपके पैसे को आप में ही बांटते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मेरा राजनीतिक जीवन इस सचिवालय के कुसुमटी स्कूल से शुरू होकर, ब्रोकस से शुरू होकर आज इस सचिवालय के मैं द्वारा पहुंचा है, जैसे आप गोविंदर जी बोल रहे थे। और बड़े साधन परिवार से हम लोग आए हैं, चाहे अनुज जी है, मेहनत करके आए, अवस्थी जी आए, सुरेश जी आए। सुरेश जी ने पीएचडी की, 35 साल से हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थे। इनको भी चौथी बार मौका मिला भगवान ने कि इनकी भी इस बार पेंशन लगा दी। 35 साल से ये कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, चौथी बार टिकट मिला, चौथी बार इनको टिकट दिलाया हमने। और पीएचडी की इन्होंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में की। और आपको मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक और चीज बता दूं, चाहे बीजेपी के विधायक है चाहे कांग्रेस के, सब बहुत पढ़े लिखे विधायक हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो ये अच्छी परंपरा है। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सचिवालय का कोई भी अधिकारी सीधा मिल सकता है, किसी को कोई परेशानी, अपने गांव की समस्या से भी संबंधित सीधा मिल सकता है। आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, मिल लेना, पर कार्य हो जाएगा आपका। किसी भी प्रकार से आना। आप मेरी बात सुन रहे थे, इस आशा के साथ मेरे घर के आप सदस्य हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस तरह से आपके मन में सेवा भाव की भावना है और जिस कर्मठता के साथ आप काम करना चाहते हैं, पूरे सचिवालय के कर्मचारी साथी जो आपकी बातें सुनकर जो गदगद हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इसके उपरांत थोड़ा सा मिष्ठान का प्रबंध किया गया है, तो सभी थोड़ा मिष्ठान लेते हुए फिर अपने अपने कार्य में जाए। धन्यवाद। इस साइड मिष्ठान के नहीं तब तक ना रमेश जी, नहीं वो यार इधर बीच में और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।